महानतम सफलता है। महानतम सफलता से मतलब अगर इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने में और अपनी बात उस तक पहुंचाने में एक ये सफलता का मार्ग है। अब हम सबसे पहले देखेंगे तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है या परिभाषा। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी करते हैं। हम नेताओं, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं मित्रों की तुलना कर उन्हें भला बुरा, उचित अनुचित, सफल असफल ठहराते हैं। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राकृतिक और सामाजिक सभी विषयों में या विज्ञानों में ही किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी परिभाषा दी है कि तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम दो प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। नंबर 1, उन समस्याओं को जिनका संबंध वर्तमान से है। नंबर 2, उन समस्याओं का जिनका संबंध भूतकाल और इतिहास से है। ठीक है, दो प्रकार की होंगी तुलनात्मक। एक तो वो जिनका संबंध किससे है, वर्तमान जिसमें अपन जी रहे हैं, और दूसरा उन समस्याओं से है संबंध जो भूतकाल बीत चुका है या इतिहास में उसका वर्णन है। दूसरे राइटर हुए हैं गिन्सबर्ग के अनुसार तुलनात्मक पद्धति का कार्य केवल घटनाओं की तुलना करना ही नहीं है, वरन तुलना के द्वारा उनकी व्याख्या करना भी है। इनका कहना है कि तुलनात्मक पद्धति का जो कार्य है वो केवल क्या नहीं है, घटनाओं की तुलना करना ही नहीं है, वरन तुलना के द्वारा उसकी व्याख्या करना भी है। हर्शकोविट तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले स्वरूपों की तुलना के द्वारा मानवीय संस्थानों तथा विश्वासों के विकास पूर्ण क्रम को स्थापित किया जाता है। स्पष्ट है? तो इस तरीके से भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने मतानुसार तुलनात्मक पद्धति की परिभाषा प्रस्तुत की है। अब आता है तुलनात्मक पद्धति का महत्व। पहला है प्रकल्पना के परीक्षण में सहायक। पहला जो महत्व है तुलनात्मक पद्धति का हमारे सामाजिक अध्ययन में वो क्या है कि हम परीक्षण में सहायक होती है। हम जब किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो जो हम समस्या चुनते हैं उस समस्या के आधार पर कुछ उपकल्पनाएं होती हैं। अब वो उपकल्पनाएं सही हैं या नहीं हैं, गलत हैं, इनका परीक्षण या निरीक्षण किसके द्वारा करते हैं हम? तुलनात्मक पद्धति के द्वारा करते हैं। तो इसमें तुलनात्मक पद्धति क्या होती है? सहायक होती है। दूसरा है कार्य कारण संबंधों को जानने हेतु। किसी भी घटना के घटने के पीछे क्या कारण है उस कारण को जानने के लिए यह क्या होती है? उपयोगी होती है। तीसरा सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक। स्टैटिक रूप से ये क्या होती है? सहायक होती है और हम किसी भी तुलना को करके एक स्टैटिक्स के रूप में उसको दे सकते हैं। निष्कर्ष परीक्षण में सहायक। निष्कर्ष निकालने में तुलना करी और हम उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं। नेक्स्ट परिवर्तन की दिशा जानने में सहायक। क्या परिवर्तन हो रहा है समाज के अंदर, समाज के नियमों में, समाज के कानूनों में, उसमें भी ये अपनी सहयोगिता प्राप्त। नेक्स्ट है व्यापक रूप में प्रयुक्त पद्धति। ये पद्धति कैसी है? व्यापक रूप में प्रयोग करने वाली है। नंबर 1 सामाजिक मानवशास्त्र, नंबर 2 समाजशास्त्र और तीसरा है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में। देखिए अब इसकी कुछ सीमाएं हैं
दोष हैं जिसके कारण इसको हम बहुत अच्छी तरह से हर जगह प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। अकेली तुलनात्मक पद्धति आपको कुछ नहीं दे सकती। बिना बीज बोए भूमि में कुछ नहीं उग सकता है। जैसे हम भूमि में बीज ना बोएं और हम सोचें कोई फसल उग आए, ये संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से तुलनात्मक पद्धति के अंदर ये दोष है कि उसके लिए हमें पहले कुछ ना कुछ बोना पड़ेगा, भूत होगा ही तभी हम तुलना कर पाएंगे। अगर पहले से कुछ नहीं हो और अभी नया कोई चीज में और हम तुलना करें तो वो संभव नहीं है। नंबर 1, प्रकल्पनाओं का अभाव। प्रकल्पनाओं का अभाव रहता है। नंबर 2, इकाइयों के निर्धारण में कठिनाइयां। नंबर 3, इकाइयों के विभिन्न स्वरूप। और नंबर 4, विश्लेषण की समस्या। तो इस प्रकार से तुलनात्मक पद्धति की कुछ महत्व हैं और कुछ इस प्रकार से उसकी सीमाएं हैं। इन दोनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो इसका अपने घटनाक्रम में प्रयोग करने पर काफी लाभ या महत्व हमें दिखाई देता है। बाद है तीसरी जो थ्योरी आती है उसका नाम है फंक्शनल मेथड, प्रकारात्मक विधि। प्रकारात्मक उपागम का जन्म ऐतिहासिक उद्विकास एवं तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से ही निरंतर इसका महत्व बढ़ा है और आज तो इसका प्रयोग एक फैशन सा बन गया है। डेविस का कहना है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकारवाद का है। प्रकार का अर्थ, समानतः प्रकार का अर्थ हम समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं, किंतु समाज में प्रकार का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने एवं अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है इससे लगाया जाता है। जैसे शरीर की संरचना, जीव विज्ञान में शरीर के संचालन में उसके अंगों द्वारा किए जाने वाले योगदान को फंक्शन कहा जाता है। जैसे हाथ या फेफड़े के प्रकार। समाजशास्त्र में फंक्शन शब्द का प्रयोग जीव समाजशास्त्र में फंक्शन शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान के अर्थ में ही किया है। समाजशास्त्री प्रकार को इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों या तत्वों से होता है। इसके अंग या तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन प्रकार कहलाते हैं या पोषण के लिए जो योगदान होता है वह उसका प्रकार कहलाता है। रेडक्लिफ ब्राउन्स ने कहा है, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार एवं इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक जीवन को देती है। मर्टन ने प्रकार के अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। जॉनसन किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह, एक भूमिका, एक सामाजिक नियम या एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान जो वह एक सामाजिक व्यवस्था या उप व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करे, प्रकार कहा जाता है। प्रकार समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती है। पार्सन्स के अनुसार प्रकारात्मक पद्धति की मान्यताएं।
समाज की प्रकारात्मक एकता का सिद्धांत। दूसरा, सार्वभौमिक प्रकारात्मकता का सिद्धांत। तीसरा, अपरिहार्यता का सिद्धांत।